कैसे हो बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो चित्र हैं, उसका दोनों का हमें दोनों जो पहलू है उसके अलग अलग है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इस पाठ का नाम है सोच अपनी अपनी। देखिए, किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। अभी हमारे जो स्कूल में कभी कभी जो वाद विवाद यानी डिबेट की जो स्पर्धा होती है, तो उसमें कैसे दो पहलुओं के ऊपर अलग अलग पक्ष हैं, वो अपनी बात रखते हैं। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। अभी आप वाद विवाद जो है उसमें क्या होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का तुरंत ही महत्वपूर्ण रूप है, जिससे हमें पता चलता है कि आपके कैसे विचार हैं। जैसे ही आप विचार अपने रजू करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षों के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो ऐसे ही हम दो पहलुओं के ऊपर जब बात कर रहे हैं, तो दोनों पक्ष के बारे में हमें अलग अलग बातें जो हैं सुनने और समझने को मिलती हैं। तो चलिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो देखिए, एक तो आपको चित्र दिख रहा है, एक गांव का चित्र है और एक है शहर का चित्र है। तो इन दोनों चित्रों के आधार पर आपको प्रश्न है बनाने हैं और एक दूसरे से पूछने हैं। ठीक है, इसमें इसके ऊपर से हम वाद विवाद कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर ज़्यादा रहने में आपको सुविधाएं होती है और कहाँ पर असुविधाएं होती है। तो चलिए, इसके ऊपर से हम दोनों चित्रों के ऊपर से यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके हम उत्तर देखते हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो इसके ऊपर आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। अभी नगर का जो चित्र है उसके बारे में देखते हैं। तो नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। और दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? तो इसका उत्तर है, गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क फड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाए अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन के बारे में बात करें तो नगर के जीवन में तड़क फड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल, अभी उसका उत्तर है, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता।
तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, गिर कर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। इसके बाद आगे देखते हैं, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण प्रस्तुत कीजिए। अभी देखिए, प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्ताल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे जो है ये क्या है, सारे विज्ञान के वरदान है। तो ये सब वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका उत्तर है, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसें तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ, विज्ञान ने ही हमें दी हैं। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिलते हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपकरण हैं, उपहार हैं। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे अहिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप हैं, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। आगे प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो चलिए इसका उत्तर है, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्तियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। आगे देखते, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए हमें बताया गया है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है यह नया ग्रह। अभी ये जो एक पेपर कटिंग है,
ये इसमें जोड़ी गई है। इसमें ये बताया गया है, पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इसमें चलिए इसके ऊपर से नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। ये पूरा है जो आप अच्छे से बुक में दिखाए गए, इसे पढ़कर आप इसके उत्तर देने। मैं सीधे ही इसके उत्तर दे रही हूँ। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, तो उसका उत्तर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। प्रश्न 2 है, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिसने पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। आगे है, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो इसमें सही जोड़े मिलाने हैं कि इसी वजह से देखकर आपको कौन कौन सा इसमें आएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रथम है 424 प्रकाश वर्ष, उसके सामने आएगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। ठीक है, फिर है आगे देखते हैं 1.6 करोड़ वर्ष। ये क्या है, ये है नए ग्रह की उम्र है। ठीक है, आपको सामने लिखना है आंसर, मैं तो ऐसे ही इसमें बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप गलती ना हो तो इसलिए। फिर 10 करोड़ वर्ष, तो यह इसके ऊपर उसका उत्तर है, पूर्व ग्रह बनने में लगने वाला समय। पूर्ण ग्रह जब बनेगा तो उसके लिए समय लगता है 10 करोड़ वर्ष। फिर है स्पिट्ज़र स्पेस। तो स्पिट्ज़र स्पेस क्या है, तो ये नासा का टेलीस्कोप है। आगे है कैरीसिस, ये कौन है, ये एक वैज्ञानिक है। ठीक है, इस प्रकार आपको सही उत्तर इसके सामने लिखने हैं।